Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mamoon Tayyab and I am a teacher of O&A levels accounting based in Karachi, पाकिस्तान. ठीक है. अच्छा जी, आज हमारा चैप्टर है बैड एंड डाउटफुल डेट्स. इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इस वीडियो के नीचे अटैच होंगे इन द फॉर्म ऑफ अ PDF फाइल और वर्ड फाइल, व्हाटएवर जो भी इस वक्त अटैच करेंगे हम. और ये जो पेजेस मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये एक ही स्कैन कॉपी आपके उस वीडियो में अवेलेबल होगी. ठीक है. मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा और इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम करेंगे आज के दिन. लेकिन बैड एंड डाउटफुल डेट्स चैप्टर का नाम है बैड एंड डाउटफुल डेट्स. एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस. इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हम बनाते हैं. इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन को परफॉर्मेंस और को कम्युनिकेट करने के लिए. इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं टू कम्युनिकेट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस. और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हम बनाते हैं अपने बिजनेस की नेटवर्थ पोजीशन कम्युनिकेट करने के लिए, नेटवर्थ कम्युनिकेट करने के लिए. ये दो आउटपुट डॉक्यूमेंट हैं जो हम अपने बिजनेस के स्टेक होल्डर्स के लिए बनाते हैं. इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये दो डॉक्यूमेंट हैं. इनकम स्टेटमेंट हमें हमारी परफॉर्मेंस बताता है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमें हमारी वर्थ बताता है. अब ये जो दो डॉक्यूमेंट्स हम बनाते हैं ये बनाते हैं हम अपने स्टेक होल्डर्स के लिए. स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जिनको हमारे बिजनेस में कंसर्न होता है, जो हमारे बिजनेस से जिनको हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ताकि वो हमारे बिजनेस के बारे में कोई डिसीजन अगर उन्हें लेना है तो वो ले सकें. जैसे इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमसे कहते हैं भाई आप अपना फाइनल अकाउंट्स दिखाइए. हम जज करेंगे, एवेल्युएट करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि इन्वेस्ट करें ना करें. बैंक के पास आप लोन लेने जाते हैं तो बैंक भी यही कहता है भाई अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस करें हम, यानी इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएं. एंड सो ऑन सो फोर्थ. बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं. तो इन स्टेक होल्डर्स को क्यों हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल लगें, क्यों हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रेडिबल लगें, क्यों हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, ऑथेंटिसिटी को हमारे स्टेक होल्डर्स क्वेश्चन ना करें, वो इसलिए क्योंकि हम उनको ये बताएंगे कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने बनाए हैं ये हमने बनाए हैं अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. वो जो इंटरनेशल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसमें हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे. एज अ चैप्टर भी आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं प्रूडेंस, PRUDENCE, प्रूडेंस. ये एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जो हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हुए अप्लाई करना होता है. ये कहता है कि बिजनेस शेल रिकॉर्ड इट्स लॉसेस एज सोन as anticipated but shall not record gains unless earned. अब इसकी कोई भी अंग्रेजी हो सकती है जो आपके टीचर इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक होगी. ठीक है जी. मतलब ये है कि प्रूडेंस एक्सरसाइज करना है बिजनेस को, अकाउंटेंट को प्रूडेंस एक्सरसाइज करना है. प्रूडेंस का मतलब है कि बिजनेस को अगर ये डाउट है कि कोई लॉस हो सकता है, ऑल्दो वो लॉस अभी एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं मटीरियलाइज हुआ, लेकिन वो चूँकि इनसाइड स्टेक होल्डर है उसको सब कुछ पता है बिजनेस के इन एंड आउट्स का, तो अपने एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को जो बाहर बैठे हैं उनको अपने बिजनेस की ट्रू एंड फेयर पोजीशन कम्युनिकेट अगर आपने करनी है एज एन अकाउंटेंट, तो आपको उन लॉसेस को जो आप एंटिसिपेट कर रहे हैं उनको क्वांटिफाई करना पड़ेगा और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा. लेकिन बीइंग एन अकाउंटेंट अगर आप को ये यकीन है कि कोई गेन्स होंगे तो वो गेन्स आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का रिकॉर्ड में नहीं ला सकते जब तक कि वो गेन्स एक्चुअली हो ना जाएं. ये कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस. ठीक है जी. समझ लेते हैं इसको और समझने की कोशिश करते हैं. प्रूडेंस को एक और टर्म इस्तेमाल होती है कंजर्वेटिज्म. पहले ज़माने में होती थी, अब नहीं होती. लेकिन ये टर्म सब्स्टिट्यूट टर्म है प्रूडेंस की. कंजर्वेटिज्म भी यही कहता है कि लॉसेस को रिकॉर्ड, यू हैव टू फॉलो द कंजर्वेटिव अप्रोच ऑफ प्रिपेयरिंग द इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. आप अपने बिजनेस की रोजी रोजी पिक्चर नहीं शो करेंगे अपने स्टेक होल्डर्स को, बल्कि
ऐसी पिक्चर शो करेंगे ताकि स्टेक होल्डर्स बहुत मोहतात होके, बहुत केयरफुल होके आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई इकोनॉमिक डिसीजन अगर लेना है तो उसका ले। ठीक है जी। अब ये जो प्रूडेंस है इसकी एप्लीकेशन है ये चैप्टर जिसका नाम है बैड एंड डाउटफुल डेट्स। अब इसकी एप्लीकेशन ये कैसे है ये समझते हैं हम। देखिए, बिजनेस जब सेल्स करते हैं तो वो सेल्स की दो कंडीशंस होती हैं, ये आप अपने बचपन में पढ़ चुके हैं। जब आपने अकाउंटिंग स्टार्ट करी होगी तो आपने ये पढ़ा होगा कि एक तो होती है कैश सेल्स और एक होती है क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स होती है जी, अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है, आपसे कहता है भाई ये सामान कितने का है, आप कहते हैं इतने का है, आप उसको पैसे देते हैं, आप उससे पैसे ले लेते हैं और वो सामान आप उसको बेच देते हैं। कैश सेल्स में कस्टमर आपको इमीडिएट एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ सेल पैसे दे देता है। और एक होती है क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स में होता ये है कि आप डेफर्ड डेट पे पेमेंट रिसीव करेंगे अपने कस्टमर से। डेफर्ड डेट का मतलब है जिस दिन आप बेच रहे हैं उस दिन आपको पैसे नहीं मिल रहे, बल्कि बाद में पैसे मिलेंगे। कब? एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 5 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जो भी आपने डिसाइड किया हो अपने कस्टमर से। ठीक है जी। तो जो भी आपने अगर अपने कस्टमर से डिसाइड किया तो उस डेट के ऊपर पैसे मिलेंगे, जिसको डेफर्ड डेट बोलेंगे हम। बाद में सेल की ट्रांजैक्शन के बाद आपको पैसे मिलते हैं। दैट इज कॉल्ड क्रेडिट सेल्स। और जब क्रेडिट सेल्स होती है तो आपको पता है एक मशहूर ज़माना एंट्री आप अपने बचपन से पास करते आ रहे हैं। और वो एंट्री क्या पास किया आपने? ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल कह लें, अकाउंट रिसीवेबल कह लें। और डेटर्स पुराने ज़माने में बोलते थे, अब नहीं बोलते। पुराने ज़माने का मतलब है थोड़े सालों पहले हम डेटर्स बोलते थे, अब डेटर्स की जो टर्म है वो सब्स्टिट्यूट हो गया, अकाउंट रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल हो गई है। तो हम एंट्री पास करते हैं ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ये एंट्री हम क्रेडिट सेल्स की पास किया करते थे। अब होता ये है इस चैप्टर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं बैड एंड डाउटफुल डेट्स, इसमें होगा ये कि अगर हमें हमारा कस्टमर ड्यू डेट पे पैसे देने से मना कर दे और कहे मैं तो नहीं देता, तो अगर वो हमें पैसे नहीं देगा और ये उसने हमें कंफर्म कर दिया बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, हम उस रीज़न में नहीं जाएंगे और हम ये भी नहीं जाएंगे कि भाई वो पैसे नहीं दे रहा तो हम क्या करें उस पर। हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो हमें पैसे नहीं दे रहा, इन केस ऑफ बैड डेट्स, बैड डेट्स का मतलब है हमारा डेटर हमें पैसे नहीं दे रहा, इन केस ऑफ बैड डेट्स रिटन ऑफ। ठीक है जी, बैड डेट्स रिटन ऑफ। बैड डेट्स का मतलब है हमें हमारा कस्टमर पैसे नहीं दे रहा। जब हमें हमारा कस्टमर पैसे नहीं दे रहा और उसने हमें कंफर्म कर दिया तो हम एंट्री पास करेंगे बैड डेट्स डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। ट्रेड रिसीवेबल को अकाउंट रिसीवेबल भी बोल सकते हैं आप। बहुत ज़रा सा टेक्निकल फ़र्क होता है, अगर वो यहाँ हमारी डोमेन में नहीं आता है इस वक्त। अब ट्रेड रिसीवेबल लिख रहा हूँ, अगर आपके टीचर डेटर लिखें तो भी सही है और अगर आपके टीचर अकाउंट रिसीवेबल लिखें तो भी सही है। ठीक है जी। इन केस ऑफ बैड डेट्स रिटन ऑफ, बैड डेट्स डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। फिर हम ये बैड डेट्स ट्रांसफ़र कर देते हैं इन केस ऑफ बैड डेट्स ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट। जब हम ये बैड डेट्स ट्रांसफ़र करेंगे इनकम स्टेटमेंट में तो हम एंट्री पास करेंगे इनकम स्टेटमेंट डेबिट और बैड डेट्स क्रेडिट। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो एंट्री हमने पास की है इसको हम कहते हैं एडजस्टिंग एंट्री। ये अच्छी बात है कि आपको ये समझ में आए बात ना, एडजस्टिंग एंट्री। लेकिन अगर अभी इस स्टेज पे समझ में नहीं आती तो भी चलेगा, ठीक है ना। ओके, बैड डेट्स डेबिट, हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्ट कर रहे हैं। बैड डेट्स को डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, लॉस है, इंक्रीज हो रहा है, हम डेबिट कर रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा एसेट है, एसेट डिक्रीज हुआ, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट हो गया। फिर हम इसको अपने फाइनल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जब भी हम अपने बैलेंसेस को, टी अकाउंट के बैलेंसेस को फाइनल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो एंट्री कहलाती है क्लोजिंग एंट्री। और ये बात आपके लिए जानना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर पता हो तो बहुत अच्छी बात है इस स्टेज पे। ये क्लोजिंग एंट्री है। अब आप ये नोटिस करें कि पहली वाली एंट्री में हमने जो पहले पास की है फर्स्ट एंड सेकेंड, इसमें पहले